हेलो फ्रेंड्स। ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपने पढ़ा है कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। आपने कार्बनिक यौगिकों के क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, जो पढ़ा है उसको याद रखें आप लोग, कि सबसे पहले आपने बांटा है कि खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और एक बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को अचक्रीय यौगिक भी कहा जाता है या एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं उनको क्या कह सकते हैं आप? एलिफैटिक यौगिक। ठीक है। और बंद श्रृंखला वाले जो यौगिक है उनको चक्रीय कहा जाता है, चक्रीय यौगिक। तो अगर मैं बात करूं एलिफैटिक यौगिक, यही है कि जब कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाए तो उसे एलिफैटिक यौगिक कहा जाएगा या खुली श्रृंखला वाला यौगिक कहा जाएगा। ये श्रृंखला जो है, ये यौगिक दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो शाखित या तो ब्रांचेज हो सकती हैं, या तो ब्रांचेज ना हो, या तो श्रृंखलाएं सीधी हो सकती है। कार्बन की श्रृंखलाएं खुली रहेंगी, वो या तो सीधी हो सकती हैं या तो शाखित हो सकती हैं। और वो एल्केन हो सकते हैं, एल्कीन हो सकते हैं, एल्काइन हो सकते हैं, जिसमें कार्बन की श्रृंखलाएं सीधी भी हो सकती हैं और कैसी हो सकती हैं? ब्रांच्ड, शाखित हो सकती हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कार्बन की श्रृंखला सीधी है, ये ब्रांच्ड है, यहाँ सीधी है, ये ब्रांच्ड है। तो शाखित श्रृंखला भी हो सकती है और सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, जिसको आप अशाखित वर्ड बोल सकते हैं। ये खुली नहीं यार, यहाँ होना चाहिए सीधी श्रृंखला। ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग है बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक कब कहेंगे पता है? कि जब श्रृंखलाएं जो है बंद, जब श्रृंखला बंद हो। ठीक है। क्या लिखा? जब यौगिकों में, हाँ ठीक है, बंद श्रृंखला पाई, ऐसे बोलो, जब यौगिकों में बंद श्रृंखला पाई जाए तो उसे कहा जाता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है। जब यौगिकों में बंद श्रृंखला पाई जाए तो उसे आप क्या कहते हैं? बंद श्रृंखला वाले यौगिक। और इनको निम्नलिखित दो प्रकार से बांटा गया है, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एनसीईआरटी के आधार पर, एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन किया गया है बंद श्रृंखला वाले यौगिकों का, दो प्रकार से किया गया है। बंद श्रृंखला वाले यौगिकों का एनसीईआरटी में दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक है। उसको पढ़ने से पहले आप एलिसाइक्लिक पढ़ लीजिए। ठीक है। अभी मैं आपको एरोमेटिक पहचान, एरोमेटिक यौगिकों की पहचान का तरीका बताऊंगा। तो बंद श्रृंखला वाले वे सभी यौगिक जो एरोमेटिक नहीं होंगे उनको आप क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। बंद श्रृंखला वाले वे सभी यौगिक जो एरोमेटिक ना हो उन्हें आप क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। तो सबसे पहले आपको एरोमेटिक पहचानना है कि ये एरोमेटिक है, अगर एरोमेटिक नहीं हुआ तो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। तो यही बात है, एलिसाइक्लिक यौगिक जो है उसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे आप, होमोसाइक्लिक, समचक्रीय, समचक्रीय और विषम चक्रीय। इसका हिंदी होगा समचक्रीय, अगले का हिंदी क्या होगा? विषम चक्रीय। अब देखो समचक्रीय क्या है? अगर मान लो बंद श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है, अगर बंद श्रृंखला में केवल कार्बन पाया जाए और कार्बन के साथ एच रहेगा, एच की बात ना करें आप, अगर मतलब ये बंद श्रृंखला जो बनी हो, देखिए ध्यान से, मान लीजिए जब बंद श्रृंखला है उसमें केवल कार्बन है, कार्बन के साथ एच तो रहबई करेगा, जैसे कार्बन ही कार्बन हो, ऐसे है। ठीक है। तो ये जो है समचक्री है, एक बंद श्रृंखला में कार्बन ही कार्बन हो तो उसे आप क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए, हाँ कार्बन कार्बन अगर रहेगा, एच रहना चाहिए, कार्बन के साथ एच तो रहबई करेगा। ठीक है। तो उसे बोलेंगे क्या? समचक्री। विषम चक्री तब कब बोलेंगे भाई? जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए तो आपका कार्बन है, जानते हैं ना, ये सब कार्बन है, जुड़ाव पे कार्बन है, तो यहाँ जो है ये डबल बॉन्ड आ गया है और इसमें केवल कार्बन है और कार्बन के साथ ही एच है। ठीक है। तो ये आपके समचक्री है। इसके बाद बात होगी विषम चक्रीय होगी, बी मान लीजिए आप, विषम
चक्रीय यौगिक, इसका नाम जानते हैं ना, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटा, अंकन ऐसे 1 2 3 4 या इसे भी 1 2 3 4 ऐसा कर सकते। तो ऐसा नहीं 1 2 ऐसे नहीं आना है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड आया है दो कार्बनों के बीच तो वो दोनों के दोनों कार्बन ही पहले जोड़े जाएंगे। ऐसा नहीं कि मान लो इसके बीच डबल बॉन्ड आया तो एक को आपने मान लिया जिसके बाद यहाँ चले गए, नहीं, अगर आपने इसको एक माना तो इसको 2 मानना पड़ेगा। जिन दोनों कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड आया है उनको देना पड़ेगा, क्रमागत संख्या देनी पड़ेगी, जैसे एक को 3 एक को 4 देना पड़ेगा, एक को 4 तो एक को 5 देना पड़ेगा, ऐसी बात है। तो अगर आप इसको 1 मानते इसको 2 मानना पड़ेगा, फिर इसको 3 4, एक बार 1 पे एक बार 3 पे, तो साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइईन, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइईन। इसका साइक्लोहेक्सीन नाम होगा, अभी नाम की बात नहीं कर रहा मैं आपको समझाना चाहता हूं। विषम चक्रीय यौगिक क्या है? तो बोलते हैं कि जब बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अलावा, किसी कार्बन की जो बंध श्रृंखला है उसमें कार्बन के अलावा विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि उपस्थित हों, तो उसे आप क्या बोलेंगे? विषम चक्रीय यौगिक। जब बंध श्रृंखला में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मतलब कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन तो रहबे करेगा, उसके अलावा नाइट्रोजन भी आ जाए, ऑक्सीजन भी आ जाए, सल्फर, ये सब आ जाए, तो उसे आप क्या नाम देंगे? विषम चक्रीय। जैसे एग्जांपल, इसको बेटा दे देना, ये लिख लिया आपने, ये लिखा क्या? तो देखिए ध्यान से, छाप लो। जैसे जैसे अगर आपका इस प्रकार से आ जाए कुछ, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, लेकिन अभी नाम मत जाने आप, एग्जांपल जानते रहिए। जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, इसके अलावा क्या आ गया है? कोई दूसरा परमाणु आ जा रहा है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, दोनों सेटिस्फाइड हैं, बाकी बचेगा 2 लोन पेयर यहाँ पे ना। तो भी मुझे इस बात की चर्चा नहीं करनी है, मुझे बस बताना है कि विषम चक्री कैसे बोलेंगे आप। जैसे अगर ऐसा यहाँ सल्फर आ जाए, अगर यहाँ, हाँ मतलब जानते रहिए आप लोग, एलिसाइक्लिक में सम चक्री क्या है? जिसमें कार्बन, जब कार्बन कार्बन हो, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के अलावा, मतलब हाँ ऑक्सीजन, सामान्य केस में आपको यही मिलेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑर्गेनिक में से यही यूज होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स आ जाए, ये भी तुम्हारा क्या होगा? विषम चक्री होगा ना, विषम चक्री भाई, बस आप जाने बस। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए आपके सामने, होगा ना विषम चक्री। ये सब एग्जाम्पल है विषम चक्री यौगिक। एलिसाइक्लिक में, हालांकि एरोमेटिक नहीं, बता दे रहा हूं, आपने भी जितने भी एग्जाम्पल ये सब लिखे हैं, एरोमेटिक देखो, एरोमेटिक कभी भी खुली श्रृंखला में नहीं आएगा, जब भी कहाँ आएगा? बंद श्रृंखला वाले यौगिकों में ही एरोमेटिक आएगा, और वहां भी कंडीशन है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वही आपको एरोमेटिक पहचानना है कि कब एरोमेटिक यौगिक कहेंगे और कब एरोमेटिक यौगिक नहीं कहेंगे। अगर बंद श्रृंखला वाले यौगिक एरोमेटिक नहीं है तो एलिसाइक्लिक होंगे, वही आपको एरोमेटिक पहचानना ही है। ये सब एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है लिखेंगे आप लोग? एरोमेटिक यौगिक, यही लिखेंगे ना आप लोग, सबसे आईएमपी यही है, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, एरोमेटिक यौगिक। अब देखो एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं ये स्थायी होते हैं, क्या होते हैं? स्थायी होते हैं,
और इनमें विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, और इनमें विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है। जो एरोमेटिक यौगिक हैं इनको आप दो प्रकार से पढ़ेंगे ना, एक समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक एनसीईआरटी के हिसाब से, एक विषम चक्री। समचक्री में क्या पढ़ेंगे आप, बेंजीनाइड, नॉन बेंजीनाइड, ठीक है। एक समचक्री पढ़ेंगे, हाँ तो वही तो बताना पड़ेगा आपको कि समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। वही सेम फंडा यहाँ पे, यहाँ भी कार्बन कार्बन रहेंगे, कार्बन कार्बन रहेगा तो समचक्री हो जाएगा, कार्बन कार्बन के अलावा कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब आ जाए। लेकिन यहाँ एरोमेटिक वाली बात है, यही मुख्य है यहाँ पे कि सबसे पहले एरोमेटिक कैसे पहचाने, बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समचक्री को दो कैटेगरी में पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे बेंजीनाइड, ये बेंजीन युक्त, और एक पढ़ेंगे क्या, नॉन बेंजीनाइड। और विषम चक्री आप पढ़ेंगे, विषम चक्री में कोई क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। समचक्रीय होगी, विषम चक्रीय, तो भी कौन से, एरोमेटिक वाले, ठीक है। इतना लिखिए फटाफट आप। देखिए ध्यान से आप लोग, तो आपने देखा ना कि जो एरोमेटिक यौगिक है बेंजीनाइड, समचक्री, विषम चक्री, समचक्री में बेंजीनाइड यौगिक और नॉन बेंजीनाइड, इसके बाद विषम चक्री, वो सब की भी मैं बताऊंगा उन सब के एग्जांपल्स। सबसे पहले आपको एरोमेटिक पहचाना सिखा दिया जाए कि भाई एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा, फिर समचक्री, विषम चक्री, बेंजीनाइड, नॉन बेंजीनाइड की बात हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एरोमेटिक यौगिकों, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं थोड़े स्थायी होते हैं, बढ़िया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बनिक यौगिकों में एरोमेटिक यौगिक स्थायी होते हैं और उनमें एक विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, और उसी गंध को या इसी गुण को, एरोमेटिक यौगिकों में जो गुण है उसी गुण को कहा जाता है एरोमेटिकता का गुण, एरोमेटिसिटी का गुण। अब एरोमेटिक यौगिकों की विशेषताएं हैं कि एरोमेटिक यौगिक कैसे पहचाने, तो अभी तो एरोमेटिक यौगिक हो गए, आप पहचानना सीखे आप। तो देखो सबसे पहला बात है कि एरोमेटिक यौगिक चक्री होने चाहिए और समतली होंगे, चक्री है समतली होंगे, ठीक है, चक्री होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि एरोमेटिक यौगिकों में जो रिंग तो रहबे ही करेगा भाई, रिंग रहेगा, रिंग में जो भी परमाणु होगा या तो वो sp2 संकरित होना चाहिए या तो sp। अगर किसी भी परमाणु में sp3 प्रकार का संकरण पाया जाएगा तो वो रिंग में जो परमाणु है उसमें, रिंग में जो उपस्थित परमाणु है अगर उसमें से कोई भी परमाणु sp3 संकरित होता है तो उस केस में वो यौगिक एरोमेटिक नहीं होगा, या तो sp2 संकरित होना चाहिए sp, अक्सर sp2 आपको मिलेगा। और दूसरा सबसे मेन है, ये पहचानने का तरीका है, इसके बाद एक हकल का नियम होता है। हकल्स रूल क्या बोलता है कि एरोमेटिक यौगिकों में जो कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स वगैरह भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो जाते हैं, जान लीजिए आप लोग, लोन पेयर्स वगैरह भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो जाते हैं, गिन लिए जाते हैं। कुल पाई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 4n+2 के क्या होगी, बराबर। इसी को हकल का नियम कहते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या किसके बराबर होती है, 4n+2 पाई के बराबर। यहाँ जो आप n का मान निकालेंगे या तो 0, 1, 2 ऐसा हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं आएगा, 0.5 नहीं आ सकता। अगर 0.5 आया n का मान तो वो यौगिक एरोमेटिक नहीं होगा। 2.5 आ जाए तो वो उस केस में यौगिक एरोमेटिक नहीं होगा, 0 होगा तो हो जाएगा एरोमेटिक। अब इसके एग्जांपल से देखें, सबसे पहला एग्जांपल जो है ये है, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, लिख लिया आपने। तो देखिए वो जो बेंजीन है, बेंजीन आप रख लीजिए कि बेंजीन एरोमेटिक है। अब उसको स्पष्ट करना सबसे बड़ी बात कि वो भाई वहां क्या है, बंद श्रृंखला है, इसके बाद पाई बॉन्ड्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ सबसे लगा लीजिए आप ये जो है ना, अच्छा हाँ पहले समझे तब लिखिए आप, पहले आप आराम से समझ लीजिए तब लिखिए। अच्छा बताइए, ये जो कार्बन नहीं है, कार्बन, कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, पाई तो काउंट नहीं होगा अगर संकर देखना है, और एक Hb है,
क्योंकि बॉन्ड की संख्या 3 ही है। अगर आप इस कार्बन में देखें तो इसमें 2 बॉन्ड है, इधर एक H है, एक सिग्मा वो हो जाएगा और 2 सिग्मा इधर, sp2 संकरण होगा इस कार्बन में। इसी प्रकार से अगर इस कार्बन में देखेंगे वही हाल वहां भी होगा। तो जो प्रत्येक कार्बन होगा उसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया है, सक्रिय यौगिक है। दूसरा कंडीशन क्या है? sp2 संकरण होना चाहिए, तो है sp2 संकरण, या कभी कभी sp भी हो जाता है, तो sp2 संकरण है। इसके बाद लास्ट कंडीशन है हकल का नियम। यहाँ पे क्या करें आप, पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े, 4n+2 पाई के बराबर आएगा, तो वहां जो n का मान निकालें आप, n का मान 0 1 2 ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जानते कितना है? बॉन्ड पाई 3 है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 3 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी। क्यों भाई? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, उन इलेक्ट्रॉनों को नाम दिया जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों ने पाई बॉन्ड बनाया है। जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो सब कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पे होगा 6 बराबर 4n+2, तो ये घटेगा, 4 आ जाएगा, तो लिखेंगे 4n बराबर 4 आ जाएगा। घटा लीजिए, n का मान 1 आएगा, तो एरोमेटिक होगा कि नहीं? होगा। n का मान 0 1 2 अगर आ जाता है 1 2 3, तो उस केस में यौगिक को आप क्या मानेंगे? एरोमेटिक, और इसका नाम, यौगिक का नाम है बेंजीन। 0 1 2 3 तक बहुत मैक्सिमम है, ठीक है। तो 0 1 2 ऐसा कुछ आ जाए 1 2 3 तक, तो आप देखिए n का मान 1 आ गया है। तो बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक। रट लो पहली बात, बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक। इसके बाद ये जो कंपाउंड है इसका नाम है नेप्थालीन। ये जो है ना, मैं इसको इधर बनाता हूँ ना, इधर थोड़ा सा समझाने की, इसको समझा लूं। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है एंथ्रासीन। क्या नाम है? ये वाला, उसका नाम नेप्थालीन है। आपने नेप्थालीन का नाम सुना होगा यार। नेप्थालीन एक प्रकार का ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। जो नेप्थालीन है वो ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ठीक है। तो ये जो है, ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन। अच्छा, आप निकालें क्या? देखो, पाई बॉन्ड कितने हैं? 5 पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, तो निकाल लीजिए 10 बराबर 4n+2, घटाएंगे 8 आएगा, n का मान 2 आ जाएगा। यौगिक कैसा होगा? एरोमेटिक। अभी तो आप पहचान सकते हैं एरोमेटिक भाई। सबसे पहले बंध श्रृंखला हो, फिर sp2 तो हो ही करेगा यार। देखो प्रत्येक कार्बन को देख लीजिएगा, sp2 संकरण होगा प्रत्येक कार्बन में, ठीक है, आप पहचान सकते हैं। इधर बात करें ना, यहाँ पाई बॉन्ड देख लो कितना है भाई? 7, 14 हो जाएगा ना। 4n+2 12 आएगा, n का मान कितना आ जाएगा? 3। ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसको देखो, ठीक है, मैं इसको इधर बनाता हूँ थोड़ा डिस्टेंस। अच्छा, निकालिए आप, 4 बराबर 4n+2 कितना आएगा? 2 आएगा ना। 4n बराबर 2 आ जाएगा, तो n बराबर क्या होगा? 1/2 आएगा। तो क्या एरोमेटिक होगा? नहीं, ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है। हालांकि सुनो, पहले यही है ना, देखो पहला कंडीशन क्या है? चक्रीय होना चाहिए। और यहाँ जो कार्बन है ना, उस कार्बन में sp2 संकरण है, आप देख सकते हैं। ये कार्बन देखो, sp2 संकरण है। क्यों? देखो 3 बॉन्ड हो गया, एक H होगा। नहीं नहीं यार, 2/4 आएगा, 1/2 नहीं होगा, ठीक है। देखो ये कार्बन के पास H होगा, प्रत्येक कार्बन के पास H होगा, और प्रत्येक कार्बन में sp2 संकरण होगा। लेकिन वहीं से डिसाइड नहीं कर देना है कि एरोमेटिक होगा, उसके बाद लगाना है हकल का नियम, और सबसे मेन नियम वही है। तो हकल सूत्र लगा दीजिए आप, 1/2 आ रहा है, नहीं, एरोमेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सीधा नॉन एरोमेटिक। अच्छा, इसकी बात करें, यहां निकाल लो। तो 2 बराबर क्या आएगा? 4n+2, 0 आएगा, 4n बराबर 0, n का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? होगा ना एरोमेटिक।
अरे n का वैल्यू 0 आएगा तो एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा। इधर बात करें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार एग्जाम्स में, ठीक है, ये वाला प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, यहाँ निकाले वही सेम हाल होगा। अब अच्छा हाँ, एक चीज बताया जाए, ये जो कार्बन है क्या इसमें sp2 संकरण है? हाँ, जानते हैं कैसे? जैसे देखो कार्बन पे यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, अब 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से इसने 2 का बॉन्ड बना लिया है, एक H है ना sp2 संकरण। अगर कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस केस में होगा उसमें sp2 संकरण। कौन सा संकरण? sp2 संकरण। समझ पा रहा है? तो यहाँ sp2, यहाँ भी sp2, तो पाई बॉन्ड है वो भी sp2 होगा। आप मान लें ना भाई, 2 बॉन्ड, एक 2 बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक H होगा। इस कार्बन में क्या होगा, 2 बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक H, यहाँ भी 2 बॉन्ड इधर, एक H, और एक बॉन्ड इधर भी है। तो ये देखिए ये क्या होगा आपका एरोमेटिक। ठीक इसी प्रकार ये भी एरोमेटिक निकाल लेंगे आप। तो अगर 2 बराबर 4n+2, वही सेम हाल है, n का वैल्यू यहाँ भी आ जाएगा 0, होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा। अच्छा इसकी बात कर लिया जाए, ये निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे था निगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा देखो, अब आपसे आप ये सोचेंगे ना, ये जो कार्बन है निगेटिव का मतलब, सुनो पहले, आपके हिसाब से सोचेंगे कि sp3 संकरण होना चाहिए। क्यों? कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, देखो कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 होता है 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब उसने 2 बॉन्ड बनाया है, एक H है, समझ लो एक H है उसके पास, तो 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, ये तो sp3 हो जाएगा। लेकिन जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर पाई बॉन्ड के समीपवर्ती कोई कार्बन हो, कोई परमाणु हो, इस पे निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर्स हो, तो उसको जो है संकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। पाई बॉन्ड, इन दोनों कार्बनों के बीच में पाई बॉन्ड है और उसके समीपवर्ती परमाणु पे लोन पेयर है, तो जो है संकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। यहाँ भी कौन सा संकरण मानेंगे आप? लेकिन हाँ ये बात है कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ी जाती है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? जो लोन पेयर्स है ना उसको भी गिन लिया जाता है। 4 मानेंगे तो नहीं होगा एरोमेटिक। यहाँ जो है 4 इलेक्ट्रॉन ये है और ये किधर कॉन्जुगेशन में शामिल है, इसी वजह से मान लिया जाता है, ठीक है। वो शामिल होता है रेजोनेंस वाला, ठीक है, रेजोनेंस की प्रक्रिया में लोन पेयर शामिल होने की वजह से उसको मान लिया जाता है इधर, ठीक है। तो आपको मिलेगा कितने भाई, 6 बराबर 4n+2, 4n+2, यहाँ n का मान एक आ जाएगा, निकाल लेंगे आप, तो ये भी एरोमेटिक होगा। तो एक ही रट लो ना तुम, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी 6 आती है तो एरोमेटिक होगा ही करेगा, एरोमेटिक होगा ही। कुछ रट लो, इससे 4 आए तो भी एरोमेटिक होगा। हाँ तो ये बातें हैं। 4 होगा तो नहीं होगा यार, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगा तो नहीं, 2 होगा तब होगा। अच्छा इसकी बात करें, सबसे बड़ी बात ये एरोमेटिक जानते, यहीं से मान लो कि ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज है नहीं, इसके पास 2 H होंगे और 2 बॉन्ड, ये हो जाएगा sp3। तो सबसे बड़ी बात ये एरोमेटिक होने का चांस नहीं है, इसके एरोमेटिक होने का चांस नहीं। हाँ ये कार्बन है sp2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6। ये भी तुम्हारा क्या होगा? एरोमेटिक। क्या होगा? इसकी बात करें, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी देख लें आप 6 इलेक्ट्रॉन है और ये सब sp2 वाले हैं, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या होगा? एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा। यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। इसका देखिए, यहाँ जानते हैं यही सेम हाल है कि पाई बॉन्ड इधर है और उसके समीपवर्ती कार्बन पे लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है और उसके समीपवर्ती कार्बन पे क्या है? लोन पेयर, sp2 होगा। क्या होगा? और इधर भी sp2 होगा। लेकिन दोनों के दोनों जो है ना लोन पेयर्स हैं वो, लेकिन इनको संकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। जो लोन पेयर है ना, इधर जो लोन पेयर है उसको संकरण की प्रक्रिया में गिना नहीं जाएगा। इस प्रकार वो भी sp2 और वो भी क्या होगा? sp2। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गिनने वाली बारी आएगी
तो उस केस में दोनों को गिना जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो निकाल लीजिए आप। और 10 बराबर क्या होगा 4n + 2, क्या आएगा n का मान 8 आएगा। अरे यार 8 कह रहा हूँ, मतलब आएगा 4n बराबर 8 आएगा, n का मान 2 आ जाएगा। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी एरोमेटिक हो जाएगा, 8 होने पर नहीं होगा क्योंकि n का मान जानते हैं 6 आएगा। अरे 4 जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए 4n + 2 घटाओगे 8 में से 6 आ जाएगा, तो फिर वो फ्रैक्शनल आएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे उसमें आप, तो आंसर फ्रैक्शनल आएगा और वो एरोमेटिक नहीं होगा। फटाफट लिखें आप लोग। देखिए ध्यान से आप लोग, ये जो है एरोमेटिक यौगिक ना, एरोमेटिक यौगिक का एग्जाम्पल है। एरोमेटिक यौगिक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कल ही बताए गए थे, ये सब लिखवाया गया था कि एरोमेटिक हैं। अब इन्हीं का आपको पढ़ना है कि बेंजीनाइड मतलब एरोमेटिक यौगिक जो है, आपने दो प्रकार से पढ़ा है, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। मैंने आपको कल जो है एरोमेटिक यौगिकों के पहचान का तरीका ही बता दिया कि कैसे पहचानेंगे एरोमेटिक है, कैसे पहचानेंगे नहीं है। अब उसी को स्टडी करने आप लोग। जैसे मान लो ये भी एरोमेटिक यौगिक है, बता दे रहा हूँ, हालांकि ये विषम चक्री है। कौन सा है एरोमेटिक यौगिक, लेकिन हाँ यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ये ले 6 पाई इलेक्ट्रॉन है सभी में। फ्यूरेन है, थायोफीन नाम है, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ बात किया जाए, यहाँ 6, इसको नहीं काउंट करते हैं, ये थोड़ा सा हाँ रिंग के बाहर होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, और यहाँ जो है इसको काउंट कर लिया जाता है, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हालांकि ये विषम चक्री में पढ़ेंगे आप, 6 पाई इलेक्ट्रॉन विषम चक्री वाले में, विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक। सबसे पहला बात करें समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक। समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक का मतलब जो है बंध श्रृंखला में केवल कार्बन कार्बन रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। बंध श्रृंखला में केवल कार्बन कार्बन रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अब देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहला जो है, सबसे पहला है बेंजीनाइड। बेंजीनाइड का मतलब क्या है कि जब एरोमेटिक यौगिकों में कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाए तो बेंजीनाइड होगा। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग है, खुद बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग खुद बेंजीनाइड में पढ़ा जाएगा। इसका हिंदी नाम होगा बेंजीन युक्त एरोमेटिक यौगिक। जो बेंजीन रिंग है उसको खुद बेंजीनाइड में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसमें देखो ये बेंजीन रिंग है, ये इसमें भी बेंजीन रिंग है, इसका नाम बेंजीन है, नेफ्थैलीन है, नेफ्थैलीन, एंथ्रासीन, और एक है फिनेंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन। ठीक है, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका नाम क्या है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। ठीक है, इसका नाम फिनेंथ्रासीन है, ये फिनेंथ्रासीन है आपका ना, फिनेंथ्रासीन। इसके बाद ये अगला फिनॉल है, टालुइन है। इन सभी में बेंजीन रिंग है तो इनको बेंजीनाइड करके पढ़ा जाएगा। इसके बाद अगला है नॉन बेंजीनाइड। नॉन बेंजीनाइड कब पढ़ेंगे, जब एरोमेटिक होगा लेकिन वो बेंजीन रिंग ना हो, एरोमेटिक यौगिक हो, बेंजीन रिंग ना हो, और ये सभी के सभी चक्री समचक्री हैं, कार्बन ही है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप निकालेंगे हकल के नियमानुसार, तो ये भी एरोमेटिक होगा, ये भी, इसका नाम है साइक्लोप्रोपिनाइल। कैटायन का मतलब धनायन, साइक्लोप्रोपिनाइल धनायन। ये होगा साइक्लोब्यूटिनाइल, 2 धनायन तो डाई कैटायन, साइक्लोब्यूटिनाइल, लास्ट में वाई एल लग जाता है। ठीक है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोब्यूटिनाइल डाई कैटायन। और यहाँ पढ़ेंगे साइक्लोपेंटा, पेंटा क्यों लिखा गया, क्योंकि 2 बार है ना डबल बॉन्ड, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, डाई इन और आइल लास्ट में लग जाएगा, साइक्लोपेंटा डाई इन आइल। इसके बाद एनायन है, ऋणायन के लिए एनायन, ऋणायन के लिए एनायन लिखा जाएगा। ये है ट्रोपिलियम आयन, ट्रोपिलियम आयन। या आप इसको जानते हैं क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं साइक्लोहेप्टा, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन, 7 कार्बन है तो हेप्टा बोल देंगे, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन, इसी को बोलते हैं ट्रोपिलियम आयन के नाम से प्रसिद्ध है ये। इसका क्या होगा, 8 कार्बन, साइक्लोऑक्टा ट्राई इनाइल डाई कैटायन, 2 धनायन है, इसका नाम क्या होगा साइक्लोऑक्टा ट्राई इनाइल
डाई एनायन। ठीक है, तो ये सब है चीजें पढ़ेंगे आप। ये जो है ना आप इसको लिख लेंगे भाई, मैंने तो एरोमेटिक बताया था, और ये कौन सा हो जाएगा, विषम चक्री। कौन सा, बस यहाँ कर लेंगे, विषम चक्री का हो जाएगा तुम्हारा। ये सम चक्री का था, ये कौन सा हो जाएगा, विषम चक्री। आप आगे आगे चल के जो है विषम चक्री हेडिंग कर लेंगे, विषम चक्री एरोमेटिक की होगी, और उसमें इसको लिख लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्रियात्मक समूह। आपको पढ़ाया जाएगा, हेडिंग कर लेंगे आप क्रियात्मक समूह। हेडिंग कर लें आप क्रियात्मक या कार्यात्मक समूह। अंग्रेजी लिखेंगे आप फंक्शनल ग्रुप। तो क्या होते हैं देखिए, लिख लेंगे आप, परमाणु अथवा परमाणु समूह, परमाणु समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी होते हैं, गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब क्रियात्मक समूह के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे आप, जैसे में इसका एग्जांपल लिख लिया जाए, यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ दीजिए, जैसे हम लिखेंगे इधर आप, जैसे आपका हो जाए CHO, जानते हैं ना एल्डिहाइड है, COOH, हाँ OH हो जाए, ये जो X नहीं, वो भी क्रियात्मक समूह में स्टडी करते हैं आप, हेलोजेंस वगैरह क्रियात्मक समूह में ही आते हैं। और आप बात कर ले COOR, ये स्टर है, ETC, ये सब आपके हैं क्रियात्मक समूह। अब इसी से रिलेटेड शब्द है, मतलब एक है को बोलते हैं सजातीय श्रेणी। क्रियात्मक समूहों के आधार पर ही आप क्या पढ़ते हैं, सजातीय श्रेणी। तो अगला हेडिंग कर लेंगे आप सजातीय श्रेणी। अंग्रेजी लिखेंगे आप होमोलॉगस, इसको समजातीय श्रेणी भी कहा जाता है, सजातीय या समजातीय श्रेणी। अंग्रेजी लिखेंगे आप होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से आप, हेडिंग फटाफट कीजिए, सजातीय या समजातीय श्रेणी। इसमें क्या लिखेंगे आप, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार का, एक ही चाहे कहें चाहे समान कह सकते हैं, या समान है,
प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। क्रियात्मक समूह पाया जाता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। सजातीय श्रेणी कहलाती है। सजातीय श्रेणी के इन्हीं दो क्रमागत सदस्यों को परस्पर सजात, अंग्रेजी में होमोलॉग्स बोलते हैं, होमोलॉग्स कहा जाता है। सजात कहा जाता है। अब रीडिंग कर लेंगे आप ना। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। श्रेणी की विशेषताएं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? सजातीय श्रेणी के ये सभी सदस्यों में, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट होगा सजातीय श्रेणी के अच्छा देखिए ध्यान से, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या है? तो सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक ही प्रकार का या समान प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। ये लिखा गया है। इसके बाद क्या है कि सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में अणुसूत्र में CH2 का तथा अणुभार में या आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं, अणुभार या आणविक द्रव्यमान में 14 U का अंतर होता है। U जानते हैं ना, अणुभार का मात्रक होता है U। इसके बाद ये लिखा है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को लगभग एक ही सामान्य विधि से बना सकते, एक ही विधि से बनाया जा सकता है लगभग, ठीक है। अगला क्या है कि सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के भौतिक गुणधर्म जैसे क्वथनांक, गलनांक, घनत्व, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सजातीय श्रेणी के सदस्यों में जो है ना, सजातीय श्रेणी के सदस्यों में एल्किल समूह का नेचर अलग अलग हो जाता है। जैसे समझा रहा हूं, जैसे देखो, जैसे आपने ले लिया CH3OH, आपने ले लिया C2H5OH, आपने ले लिया C3H7OH, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ठीक है। इसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह है, ठीक है। इनको आप मान सकते हैं कि सजातीय श्रेणी है और बढ़ा सकते हैं आप चाहें। यहाँ तक आ रहा है ना, C4H9 तक हो सकता है, H9OH तक मान लीजिए है, ये एक सजातीय श्रेणी है। बताया क्या जा रहा है कि मैं इसको समझाऊं पहले, इस पॉइंट को, बाकी इस पॉइंट को समझा रहा हूं। बताया जा रहा है कि सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं उनके क्वथनांक, गलनांक, घनत्व ये सब भिन्न भिन्न होते हैं।
क्योंकि जानते हैं यहाँ आर ये एल्किल समूह नहीं है, यहाँ मेथिल है, यहाँ एथिल है, यहाँ प्रोपिल है, ये एल्किल समूह बदलता जा रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा ना इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्वथनांक गलनांक बढ़ेंगे, घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एल्किल समूह की प्रकृति बढ़ती है, एल्किल समूह बढ़ता है, तो उस केस में क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा द्रव्यमान। सबसे बड़ी बात है द्रव्यमान बढ़ेगा। जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, द्रव्यमान के साथ घनत्व का सीधा रिलेशन है, घनत्व बढ़ जाएगा। और क्वथनांक गलनांक भी द्रव्यमान पे डिपेंड करते हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगला क्या है, ये अगला पॉइंट है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग क्या होता है, समान। जो रिएक्शंस वगैरह दिखाते हैं ये लगभग समान दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, समान। क्रियात्मक समूह समान होने की वजह से सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं वो लगभग एक ही प्रकार के गुणधर्म को दिखाते हैं या समान गुणधर्म को दिखाते हैं। हाँ, इन दोनों भाई ये तो देखो पहला पॉइंट अब क्लियर है कि मान लो सजातीय श्रेणी है, तो इसमें क्या होगा, सजातीय श्रेणी कब कहेंगे आप, सजातीय श्रेणी के सदस्य आप कब बोलेंगे, जब उसमें क्रियात्मक समूह समान है। तो पहली बात आपने कह दिया कि इसमें जो है एक ही समान प्रकार का क्रियात्मक समूह है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इन दो क्रमागत सदस्य के बीच देखा जाए, क्रम से आने वाले दो सदस्यों के बीच में हाँ, अणुसूत्र में CH2 का और अणुभार में 14 का अंतर होता है। कैसे, अगर अगर आप इसके और इसके बीच देखें, अगर आप यहाँ CH2 जोड़ दें CH2OH में CH3OH बता रहा हूँ, CH3OH में CH2 जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा क्या, C और C C2 हो जाएगा, H3OH2 H5 हो जाएगा, साथ में OH। यही बताया जा रहा है कि अणुसूत्र में किसका अंतर है, CH2 का। ऐसे सेम हाल इसका भी है कि अगर आप CH2 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, C2 और C3 हो जाएगा, H5 और H2 कितना हो जाएगा, H7। तो अणुसूत्र में CH2 का अंतर है, और जब इसमें कह सकते हैं CH2 का अंतर है तो भार निकाल लो इसका, कार्बन का 12, 12 2 14, तो भार में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 14 का। ये आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप निकाल के भी चेक कर लो। आप इसका निकालोगे तो देखो कितना आएगा इसका CH3OH, कार्बन का 12 और 12 4 16 और 16 ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32। और यहाँ जोड़िए आप 12 दूना 24, 24 और 36, 30 और 16 कितना हो जाएगा 46। यहाँ क्या होगा 12 3 36, 36 और 8, हर 8 हो जाएगा 44, 44 और 16 60। देखिए 14 का डिफरेंस है कि नहीं, आप निकाल के ही देख लो, चाहे वैसे ही आप अणुसूत्र के हिसाब से समझ सकते हैं। ये इस सजातीय श्रेणी का नाम है एल्कोहल। ऐसे एल्केन होता है, मीथेन एथिन प्रोपेन, वो एल्केन की श्रेणी है। एल्कीन का भी सजातीय श्रेणी मिलेगा, तो वही सेम फंडा होगा कि वहां भी अणुसूत्र में CH2 का अंतर होगा और अणुभार में किसका 14 का अंतर होगा। आप चेक भी कर सकते, ठीक है। अच्छा एक देख ही लें आप लोग मान लीजिए मैं बात करूँ एल्कीन की, आप थोड़ा देख लें आप लोग। हम बात कर रहे हैं, ये पहला था जैसे में एल्कोहल की श्रेणी थी, एल्कोहल। इस सजातीय श्रेणी का नाम क्या है, एल्कोहल। वो एक समूह है तो एल्कोहल बोल देंगे। अब मान लीजिए मैं बात करूँ एल्कीन की, किसकी बात कर लिया जाए, एल्कीन का सूत्र जनवरी करते हैं आप, CnH2n। तो इसमें पहला क्या मिलेगा, C2H4, C3H6, C4H8। आप देखें इनके अणुसूत्र में किसका डिफरेंस है। अगर देखो पहली बात, इन यहाँ क्रियात्मक समूह है, सब में समान है। इन जो है क्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आता है, तो सब में समान है। इसका नाम एथीन, इसका नाम प्रोपीन, इसका नाम ब्यूटीन, ऐसा नाम होगा। तो क्रियात्मक समूह समान है। अगला पॉइंट क्या है कि इन दो क्रमागत सदस्यों के बीच में देखा जाए, दो क्रमागत सदस्यों के बीच में देखा जाए तो अणुसूत्र में किसका डिफरेंस है और अणुभार में किसका डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना, अगर आप इसमें CH2 जोड़ दें, इसमें आप CH2 जोड़ दें तो C2 और C कितना आ जाएगा, C3 हो जाएगा, C2 और C3, H4 और H2 H6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देख लें आप,
तो क्या CH2 जोड़ेंगे तो यही पाएंगे आप, C3 और C4 हो जाएगा, H6 और H2 H8। ठीक है, तो अगर कोई भी मतलब ध्यान दें, अगर क्रियात्मक समूह समान प्रकार का है और सदस्यों की संख्या बढ़ानी है तो आप CH2 जोड़ते चलिए। आप क्रियात्मक समूह समान है और उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ानी है तो आप क्या जोड़ लें, CH2 जोड़ते चलिए, सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और भार में तो 14 हो जाएगा भाई, भार में 14 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपने क्रियात्मक समूह पढ़ लिया है, सजातीय श्रेणी पढ़ लिया है जो क्रियात्मक समूहों के आधार पर दिया गया है। इसके बाद अब आप पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। सबसे बड़ी बात, कार्बनिक यौगिकों का ध्यान दें आप लोग, आप क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ये कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो ध्यान दें आप, मैं इसे समझा रहा हूँ, लिखवाऊंगा अगले वीडियो में आपको सारी बातें। देखो, कार्बनिक यौगिकों के नाम की बात किया जाए कि कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है, तो कार्बनिक यौगिकों के नाम की दो पद्धतियां हैं, आप जानते हैं, एक सामान्य पद्धति है, एक IUPAC पद्धति है। ये सब पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत आप, मैं इसे बता दे रहा हूँ, लिखवाऊंगा बाद में। सामान्य पद्धति में क्या होता है, सामान्य पद्धति को त्रिविम पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में जो है, या इस पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का जो नाम लिखा जाता है, किस आधार पर लिखा जाता है कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, स्रोत के आधार पर, या कुछ और विशेष गुण देख लेंगे कि गंध के आधार पर, कुछ और विशेष गुणों के आधार पर उनका नाम लिख दिया जाता है। इसमें जो है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कोई विशेष नियम नहीं है, कोई विशेष नियम नहीं है कि ऐसे ऐसे लिख लेंगे, बस जहाँ उसका गंध कैसा है, उसका स्रोत वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इस आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नाम लिख दिया जाता है। इस पद्धति में, सामान्य पद्धति। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है मेथेन। मेथेन को सामान्य पद्धति में मार्स गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं मार्स गैस भाई, क्योंकि वो सबसे पहले दलदली स्थानों पर पाया गया था। तो इन सब की चर्चाएं जो है की जाएंगी। ठीक है, सामान्य पद्धति पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, IUPAC पद्धति। IUPAC एक संस्था है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, IUPAC एक संस्था है जो क्या करती है, कार्बनिक यौगिक के नामकरण को जो है कह सकते हैं ना, उसको प्रेरित करती है, या उसके लिए ना वो अपना सहमति देती है कि हाँ ये कार्बनिक यौगिकों का ये नाम होना चाहिए, और उसमें नियम है। IUPAC एक संस्था है जो कि जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में। ठीक है, हाँ, जिनेवा में स्थित है। वो क्या करती है, कार्बनिक यौगिक के मतलब नाम को सहमति देती है, और उस नाम को क्या कहा जाता है, IUPAC नाम, और उसने नियम भी दिया किस आधार पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़िए, बाकी जो है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बातें जो होंगी वो लेक्चर नंबर 5 में की जाएंगी, ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो फटाफट लिखने आप।